हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कस करेंगे वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। इससे पहले आपके साथ 2-3 वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ इसी टॉपिक को लेकर के, जिसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है उसको समझा हमने, साथ ही उनके स्टेजेस को पढ़ा, जितने भी डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं उनको पढ़ा, और आपके साथ जितने भी प्रिंसिपल्स हैं जो सिद्धांत हो जाते हैं विकास के उनको भी डिस्कस किया था। और लास्ट क्लास में हमने डिफरेंस को किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पिक होते हैं और यहां से भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है एचटेट के अंदर। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत है। आज के बाद आपका ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट खत्म हो जाएगा और आज रात को लाइव क्लास भी आपके लिए मैं स्केड्यूल कर रही हूं, तो जिसके अंदर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ 30 क्वेश्चंस को यहां पर करेंगे ताकि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं एचटेट वाले, एचपीएससी और चंडीगढ़ पीआरटी, सभी के लिए वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बनाए हैं, तो आज रात को उसमें लाइव क्वेश्चंस मैं आपके लिए लूंगी। सो बाद में सारी चीजें आप लोग अच्छे से देख लेना। और फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अभी जो है राइट नाउ इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, वृद्धि और विकास ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए और आई थिंक आप सभी ये चीज समझ गए हैं। तो अभी इसके 2 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से 2 कारक होते हैं जो वृद्धि और विकास को एक तरीके से प्रभावित करते हैं, जिसके अंदर आपका पहला कारक है इंटरनल, जिसको आप आंतरिक कारक भी कह सकते हो। ठीक है, इंटरनल कारक यानी कि जो कि किसी भी व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं, जो किसी भी इंडिविजुअल के इनसाइड में होते हैं। अब दूसरा जो कारक है वो आपका एक्सटर्नल फैक्टर है, जिसको आप बाह्य कारक भी यहां पर कह सकते हैं। ठीक है, तो 2 फैक्टर है आपके, इंटरनल कारक और एक्सटर्नल कारक। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा इंटरनल है कौन सा एक्सटर्नल है, तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। सबसे पहले बढ़ते हैं इंटरनल कारकों की तरफ, जो आंतरिक कारक है उनकी तरफ। कुछ 4 कारक यहां पर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला है आपका हेरिडिटी, जिसको आप सभी को पता है आनुवांशिकता आप इसको कहते हैं। और जब बात आती है हेरिडिटी की, तो हम यहां पर जो ट्रेट्स, जो गुण आपके पेरेंट्स के अंदर से किसी भी बच्चे में आते हैं वो आपके गुण कहलाते हैं, जिनको आप जीन्स बोलते हो। ठीक है, जो आपके जीन है जिनको आप गुण कहते हो, तो ये वो ट्रेट्स होते हैं, ये वो गुण होते हैं जो आपको अपने पूर्वजों से मिले हैं। इसके अंदर आपके क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं, इसके अंदर आपके हेयर का ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, हेयर का कलर आप कह लो, हेयर का कलर हो सकता है, आपकी आईज आपका डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स की कैसी है, वैसे ही आईज आपकी यहाँ पर होगी। साथ ही आपका वेट यहाँ पर हो सकता है, आपकी हाइट हो सकती है। ठीक है, तो ये जितने भी फैक्टर है वो आपके किसके अंदर आते हैं, वो आपके हेरिडिटी के अंदर आते हैं। किसी भी बच्चे के, मान लीजिए अगर किसी के पेरेंट्स या फिर जो भी उसके पूर्वज है, अगर उनके बालों का रंग अगर गोरा है, काला नहीं, अगर गोरा है, तो फिर हो सकता है कि बच्चे के भी कैसे हो जाए, गोरे हो जाए। तो वो इंटरनल फैक्टर है, बाह्य कारक यानी कि जो एनवायरमेंट है उसका कोई असर नहीं पड़ता उस पर, वो ट्रेट्स में है, वो जीन्स में है, उनको कोई भी बदल नहीं सकता। किसी के अगर आईज का कलर अगर नीला है, काला ना होकर के अगर गोरी आईज है या फिर जैसी भी आईज है, तो हो सकता है जो बच्चे होंगे उनके भी आईज का कलर ऐसा ही हो जाए। वेट एंड हाइट ये सब डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स की कैसी है, वैसी ही आपकी हाइट भी यहां पर देखने को मिलती है। तो आपके ये हेरिडिटी सबसे पहला आपका इंटरनल फैक्टर है, एक आंतरिक कारक है। दूसरा है बायोलॉजिकल, ये भी आप सभी को पता है जैविक कारक है, और इसके अंदर भी बायोलॉजी आ गया तो मतलब आपका इंटरनल चीजें ही हैं। मान लीजिए अगर किसी बच्चे के अंदर मान लीजिए अगर आपकी किसी पीढ़ी में कोई ऐसी डिजीज है, कोई ऐसी बीमारी अगर चली आ रही है, कोई एक ऐसा फिजिकल डिसेबिलिटी अगर चली आ रही है, तो बच्चे के अंदर भी वो ट्रांसफर हो सकती है। अगर किसी भी एक पीढ़ी में ना देखने को मिले तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको अदर पीढ़ी में भी नहीं मिलेगी। हो सकता है वो एक पीढ़ी में स्टॉप हो जाए और अगली पीढ़ी में देखने को मिल जाए। तो ऐसी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी आप कह लो, कोई भी ऐसी एक फिजिकल इलनेस आप लगा लो, ये जो चीजें हैं व्यक्ति के, किसी भी बच्चे के विकास को और वृद्धि को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया। उसके बाद थर्ड टर्म है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। बुद्धि क्या होती है, बुद्धि का मतलब है कि आप जो है अपनी सोचने की क्षमता रखते हैं। अगर आपके सामने कोई समस्या है तो आप उसके लिए सॉल्यूशन बनाने की एक कैपेसिटी रखते हैं, आप उस समस्या से पार पाने की अपनी एक कैपेसिटी रखते हैं। तो अगर बच्चे के पास इंटेलिजेंस है, अगर बच्चे के पास वो एक क्षमता है, तो कोई भी समस्या हो बच्चा उससे पार पा सकता है। एक अपनी स्टेबिलिटी जो है उसको यहाँ पर मेंटेन कर सकता है, अपने आप को एडजस्ट करने की जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर मेंटेन कर सकता है। और अगर बच्चा सोशली या फिर इमोशनली कैसे भी अगर एडजस्ट हो पा रहा है, अपनी एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो विकास है वो अच्छे से क्या होता है, प्रभावित होता है। और अगर बच्चे के अंदर ये एबिलिटी नहीं है तो उसके जितने भी एस्पेक्ट्स है डेवलपमेंट के वो सभी इन्फ्लुएंस होते हैं यानी कि प्रभावित होते हैं। ठीक है,
तो ये आपका थर्ड कारक हो गया। फोर्थ वन इज इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर मतलब जो आपके भावनात्मक कारक आप इसको कह सकते हो, संवेगात्मक कारक आप इसको कह सकते हो। इसके अंदर कौन से फैक्टर आ जाते हैं? आपकी इमोशनल एडजस्टेबिलिटी आ जाती है, आप कैसे जो है समायोजन करते हैं किसी भी परिस्थिति में, इमोशनल एडजस्टेबिलिटी। आपकी मैच्योरिटी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, आपकी परिपक्वता आ जाती है। अगर कोई बच्चा अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर पा रहा है, अगर वो अच्छे से मैच्योर है, तो उसके हर एस्पेक्ट्स में वो हेल्प करती है उसको डेवलप करने में। अगर किसी बच्चे में मान लो उसको एक डर है, उसके अंदर एक फियर जो है भरा हुआ इमोशनल, अगर उसके अंदर वो डर है, वो स्ट्रेस में है, या फिर आप कह लो अगर वो जेलसी में है, ठीक है, अगर वो किसी भी चीज से जेलस, अगर घृणा रखता है, या फिर आप कह लो या फिर ईर्ष्या अगर रखता है, तो ऐसे बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, बिकॉज वो ऑलरेडी उस चीज से वंचित है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई जो कि आपके इमोशनल फैक्टर्स तो होते हैं। अगर बच्चा इमोशनली मैच्योर है, अगर वो किसी भी नेगेटिविटी को परे रखता है, तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से होगा। बट अगर किसी बच्चे के इमोशन से ही कंट्रोल में नहीं है, अगर वो नेगेटिव इमोशन से घिरा हुआ है, अगर वो स्ट्रेस में है, तनाव में है, या फिर किसी जेलसी की भावना से है, तो उसका जो विकास है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। तो ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, आंतरिक कारक हैं जो हमने पढ़े, आपको इनको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। अब बात आती है आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स की, जो भी आपके बाह्य कारक है उनको यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब इसके अंदर आपके कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात, एक्सटर्नल में आपका एनवायरनमेंट देखा जाता है, जो आपका पर्यावरण है वो देखा जाता है, जो वातावरण है वो देखा जाता है। अब सबसे पहला एनवायरमेंट इन मदर वूम। वूम का मतलब होता है गर्भ, कि माँ के गर्भ में बच्चे को कैसा परिवेश मिला है, कैसा उसको एनवायरमेंट मिला है। ये कहा भी जाता है कि जब भी कोई माँ कंसीव करती है तो उसको अपनी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में बिल्कुल ही काम रहने की जरूरत है, उसको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ऐसा होता भी है कि किसी घर में बहुत ज्यादा चिक चिक होती रहती है, बहुत ज्यादा क्लेश होते रहते हैं, तो उसका अफेक्ट जो है बच्चे पर बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसा होता भी है कि अगर बच्चे को माँ के गर्भ में यानी कि अपनी मदर के वोम में अगर एनवायरनमेंट अच्छे से मिलता है तो फिर बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छे से होता है। अब इसके अंदर एनवायरनमेंट में नरिशमेंट भी आ जाता है, उसको अच्छे से नरिशमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसको माँ जो है अच्छे से खा पी रही है कि नहीं खा पी रही है, बिकॉज माँ से ही तो बच्चे की तरफ जाएगा। तो अगर माँ पूरी तरीके से हेल्दी है, माँ अगर खुश है, किसी भी तनाव से रहित है, और वो अच्छी एक बैलेंस डाइट यहाँ पर ले रही है, तो बच्चे के डेवलपमेंट में उसका काफी फर्क देखने को मिलता है। और अगर माँ अच्छे से एक हेल्दी डाइट नहीं ले रही है, माँ एक तनाव जो जीवन है उसको व्यतीत कर रही है, अगर माँ एक टेंशन भरे वातावरण में है, तो फिर उसका एक नेगेटिव इफेक्ट बच्चे की लाइफ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। सेकेंड जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो आपका है आफ्टर बर्थ। क्या आफ्टर बर्थ? एनवायरनमेंट ही, यानी कि जन्म के बाद बच्चे को कैसा वातावरण मिल रहा है। जन्म के बाद जो उसके स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। शुरुआती जो 2 साल होते हैं वो उसकी सेंसरी मोटर अवस्था होती है, और उसके अंदर बच्चा फुली किस पर डिपेंड होता है? बच्चा फुली अपनी मदर पर डिपेंड रहता है। ठीक है, अपनी मदर से ही सब कुछ वो लेता है, मदर के पास ही रहता है। उसका जितना भी डेवलपमेंट है, जो उसका अगर बोल रहा है, अगर वो चल रहा है, अगर वो उसका कुछ भी अगर डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो किसके थ्रू हो रहा है? वो उसकी मदर के थ्रू हो रहा है। तो मदर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर बच्चा अपने घर में रहते हुए अच्छे से अगर सारी क्रिया कर रहा है, अगर वो अच्छे से डेवलप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर उसकी जो आगे की जिंदगी है, ऐसा माना भी जाता है कि जो अर्ली स्टेजेस होती है डेवलपमेंट की, वो बाद के स्टेजेस को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। तो अगर बच्चा यहाँ पर फुली अच्छे से मैच्योर हो रहा है, बच्चा अगर यहाँ पर अच्छे से डेवलप हो रहा है, तो उसके जो आने वाले जो डेवलपमेंट के स्टेजेस है वो भी अच्छे से यहाँ पर डेवलप होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चे का नरिशमेंट भी देखा जाता है, बच्चे को सारी चीजें अच्छे से मिल रही है, बच्चे को टीके वगैरह भी अच्छे से लग रहे हैं, बच्चे को एक फैमिली एनवायरनमेंट भी अच्छे से मिल रहा है, तो वो सारी चीजें आपके आफ्टर बर्थ में आ जाती है। थर्ड जो है आपका, कोई भी एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट अगर किसी के लाइफ में हुआ है, तो वो इन्फ्लुएंस करती है उसके वृद्धि और विकास को। कोई भी ऐसी दुर्घटना घटित हुई हो, कोई भी ऐसी घटना घटित हुई हो जो भूले रही भूलती, या फिर कई बार ऐसी दुर्घटना हो जाती है ना चाहते हुए भी, जिससे कई बार फिजिकल जो डिसेबिलिटी है वो किसी भी इंडिविजुअल में हो सकती है। और अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो उसके जो अदर एस्पेक्ट्स है डेवलपमेंट के, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर आता है।
नेक्स्ट है फिजिकल एनवायरनमेंट, मेडिकल केयर और नरिशमेंट, यानी कि बच्चे को कैसा वातावरण मिल रहा है, बच्चे का सराउंडिंग कैसा है, बच्चे को कैसी हेल्थ केयर यहाँ पर मिल रही है और बच्चे का नरिशमेंट यानी कि उसको पोषण कैसा मिल रहा है। अब एनवायरनमेंट से मतलब ये है, फिजिकल एनवायरनमेंट से यानी कि उसका ओपन स्पेस उसको अच्छे से मिल रहा हो, जो स्पेस उसको चाहिए है वो स्पेस बच्चे को अच्छे से मिल रहा हो, उसकी संगति देखी जाती है, जिस परिवेश में बच्चा रह रहा है वो उस परिवेश में कैसे लोग रहते हैं, अगर वो किसी क्लेश वाले हैं या फिर किसी चिक वाले लोग हैं या फिर एक अच्छी अगर एक सराउंडिंग है तो बच्चे का उस पर काफी असर पड़ता है। अगर सराउंडिंग ही ऐसा है जिसमें बहुत नोक झोंक है, बहुत चिक है या फिर घरेलू आप एनवायरनमेंट कह लो या फिर सराउंडिंग वाला एनवायरनमेंट कह लो, तो बच्चे की सोच भी वैसी हो जाती है और बच्चा की जो एक तनावपूर्ण जीवन है वो बच्चा जीने को यहाँ पर विवश हो जाता है। फिर मेडिकल केयर के अंदर आपके जितने भी शुरुआती जो साल होते हैं उसमें आप सभी को पता है शुरुआती 5 साल में बच्चे को बहुत सारे टीके लगते हैं, वैक्सीनेशन होता है बच्चे का। अगर बच्चे को प्रॉपर सारे वैक्सीनेशन यहाँ पर मिले हैं, उसको सारे टीके यहाँ पर मिले हैं, तो कहीं ना कहीं बाद के में जो बीमारियां बच्चे को होने का वेट करती रहती है वो यहाँ पर ही स्टॉप हो जाती है, बिकॉज बच्चे को वो सारे टीके यहाँ पर मिले हैं। बट कई बार ऐसा होता है, चाहे फिर गरीबी की वजह से या फिर अनअवेयरनेस की वजह से सभी बच्चों को ये टीके नहीं मिल पाते, बट आज के टाइम में तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, सभी बच्चे ऑलमोस्ट टीके जो है ले रहे हैं, बट ये टीके बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी बच्चे के लिए। तो प्रॉपर उसको मेडिकल केयर मिल रहा है। साथ ही नरिशमेंट का मतलब हो जाता है बच्चा एक बैलेंस्ड डाइट ले रहा है। ठीक है, बच्चा क्या ले रहा है, एक बैलेंस डाइट ले रहा है, मतलब कि एक संतुलित आहार अगर बच्चा ले रहा है। बैलेंस डाइट होता क्या है, बैलेंस डाइट का मतलब होता है आप जो थाली खा रहे हो उस थाली के अंदर जो भी मात्रा में आपको प्रोटीन चाहिए है, आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपको फैट्स चाहिए है, जितने भी मिनरल्स चाहिए वो सभी क्या हो, एक एडिकेट अमाउंट में हो, ना ज्यादा हो ना कम हो, तो वो आपका क्या है, वो आपकी एक बैलेंस डाइट होती है। तो बच्चा अगर संतुलित आहार ले रहा है, बच्चा अगर पोषक तत्वों को अच्छे से ले रहा है, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो भी काफी अच्छे से देखने को मिलता है। ठीक है, और साथ ही एक चीज और है, बच्चे का जो मानसिक डेवलपमेंट है, जो बौद्धिक विकास है, जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो 80% कब तक हो जाता है, उसके स्टार्टिंग के 2 ईयर्स तक बच्चे का 80% जो मस्तिष्क का विकास है वो हो जाता है। ये भी आपको शायद पता हो, नहीं पता हो तो आप जरूर नोट करिए। 80% बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास है वो कब हो जाता है, स्टार्टिंग के 2 साल में हो जाता है। और आपसे अगर 85% पूछे कि 85% मस्तिष्क का विकास कब तक हो जाता है, तो आप बताएंगे अर्ली 5 ईयर्स तक हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग के 5 साल तक बच्चे का, यानी कि 5 साल जैसे खत्म होंगे बच्चे का 85% जो मस्तिष्क है वो काफी कंप्लीटली डेवलप हो चुका होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद उसके सोशल और कल्चरल फैसिलिटीज यहाँ पर देखी जाती है, जो भी सामाजिक और जो सांस्कृतिक सुविधाएं बच्चे को मिल रही है वो यहाँ पर देखी जाती है। सभी इंडिविजुअल का कल्चर अलग अलग होता है, जैसी कल्चरल फैसिलिटीज किसी बच्चे को मिलेगी उसका डेवलपमेंट भी वैसा ही होता जाता है। सोशल का मतलब होता है आप कैसे परिवेश कह लो, कैसे परिवेश में, साथ ही आपके पीयर का रिलेशनशिप कैसा, मतलब आप कैसे पीयर्स के साथ यहाँ पर रह रहे हो, आपके पीयर्स यहाँ पर मैटर करते हैं, आपकी स्कूलिंग यहाँ पर मैटर करती है कि आपकी जो स्कूलिंग है वो किस हिसाब से हो रही है, अच्छे तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, साथ ही आपके पेरेंट्स आपको कैसे यहाँ पर डील कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आपकी देखी जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे आपके इंटरनल फैक्टर, जिसके अंदर हमने हेरिडिटी को पढ़ा, बायोलॉजिकल, इंटेलिजेंस और इमोशनल फैक्टर्स पढ़े, और ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर है, एनवायरनमेंट, मदर की वोम में और आउटसाइड जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद उसको कैसा परिवेश मिल रहा है, अगर कोई दुर्घटना घटित हुई है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, साथ ही एनवायरनमेंट, मेडिकल केयर, बच्चे को कैसा संतुलित भोजन मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, और सोशल और कल्चरल फैसिलिटीज की हमने बात यहाँ पर करी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई है। आप सभी को सजेस्ट करूंगी अपने नोट्स अभी बनाते चले ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, बट मैं भी आपके लिए जो नोट्स है वो प्रिपेयर कर रही हूँ, अगर आपको बाद में चाहिए है तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। और आज ही आपके लिए 30 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जैसे आपका ये पूरा टॉपिक हो चुका है तो अभी इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, रात में लाइव लेंगे। ठीक है, टाइमिंग में आपको बता दूंगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को, प्रेस कर लीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।